A very warm welcome to all my dear students on my channel झक्कास मसालेदार पढ़ाई। इसमें केमिस्ट्री डील कर रहे हैं आरके सर, मैथमेटिक्स डील कर रहे हैं झक्कास तरीके से आशीष सर, और झक्कास फिजिक्स डील कर रहे हैं सौरभ सर यानी कि मैं। तो प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में हमने जो देख रखा था वो देखा था मेरे बेटे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और कुछ क्वेश्चन भी अपन ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आगे की सिनेरियो को देखना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टॉर्क क्या होगा, वर्क डन कितना करते हैं जब टॉर्क लगता है, अगर टॉर्क की वजह से जब इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट कर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये सारी चर्चाएं अपने को करनी रहेंगी। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बात करना चाहूंगा इस बारे में आपसे कि आप अभी के लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, और फिर जो अगला वीडियो आएगा, अगले वीडियो के अंदर मैंने ये विचार किया है, मैंने थोड़ा सा ऐसा सोच रखा है कि अगले वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स पूरे प्लेलिस्ट न्यूमेरिकल की सॉल्व कराऊं, यानी कि 0 से लेके आपके यानी चार्ज से लेके कंप्लीट चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स अपन एक साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा कॉन्सेप्ट था। तो इससे क्या रहेगा, पहले कॉन्सेप्ट भी अपने को ग्रिप में आ जाए, क्लियर हो जाए, और फिर एक साथ न्यूमेरिकल्स भी अपने ग्रिप में आ जाए। तो झक्कास पढ़ाई चालू करते हैं। आइए देखते हैं, प्रीवियस बात को रिकॉल करें कि हमने क्या सीखा था। तो पहले सीखा था चार्ज भाई साहब क्या होता है, चार्ज कितने टाइप का होता है, कौन कौन सी वैरायटी चार्ज होता है, ठीक है भैया, ये सीखा। फिर क्या सीखा था, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उन पर चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके, मसाला फिजिक्स प्लेलिस्ट में जाके एक बार पहले आप उस इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 के इससे प्रीवियस वीडियो को देखिए, और देखने के बाद इस वीडियो पे आइए। तो आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बाद ये है मेरे बेटे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, बोलना पड़ेगा साथ में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा साहब, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या चीज होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो क्या होता है भैया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जरा समझिएगा, जब हम सीख जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला जो निकल के आने वाला है वो प्लस माइनस एन ही। अरे सर, ये फॉर्मूला तो हमने फिजिक्स में सुन रखा है लेकिन अब नहीं, दिमाग में नहीं घुसा। तो ध्यान से समझना, कैसे समझ में आएगा। मेरे को एक बात बताओ, जैसे क्लास में स्टूडेंट आते हैं, कोई क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास बोर्ड में चल रही है, उसमें स्टूडेंट आते हैं तो पूरे, और नहीं आएंगे तो पूरे। अब मान के चलो क्लास में 100 बच्चे हैं, अगर 100 बच्चे हैं तो क्लास में बच्चे कैसे आएंगे, 100 बच्चे आ रहे हैं ओके, 90 बच्चे आ रहे हैं ओके। कभी ऐसा सुना है 90.5 बच्चे आ रहे हैं, 100.5 बच्चे आ रहे हैं। अगर 100.5 बच्चे आने लगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मान के चलो कि किसी बच्चे का सिर मटकता हुआ चला आ रहा हो, भाई साहब क्लास में आके बैठ गया। अब उसे पूछा, भाई तेरे हाथ पैर कहां है, अरे सर हाथ पैरों में तो दर्द हो रहा था तो वो तो घर पे रखे हुए हैं, मेरा सिर क्लास लेने आया है, क्योंकि पढ़ाई तो दिमाग से ही होती है, दिमाग आया हुआ है। एक बच्चे का भाई साहब हाथ मटकता हुआ चला रहा है क्लास में दौड़ता हुआ, भाई और आइटम कहां है तेरा, वो घर पे रखा हुआ है। क्यों, कि भाई घर वालों के संग गया है। वो हाथ क्यों आया है, फिर हाथ पढ़ने के लिए आया, लिखेंगे तो हाथ से ही साहब। तो ऐसा कभी सुना है क्या, क्योंकि क्लास तो बच्चों की होती है, कभी भूत प्रेतों की क्लास देखी है, नहीं, सीधी बात है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में भी यही बात है कि चार्ज अधूरा नहीं आएगा। जिस तरह से क्लास में बच्चा आधा अधूरा नहीं आता, फिजिकली पूरा आएगा। अब हो सकता है मेंटली वो भाई फूलबाग में बैठा हो या किसी गार्डन में किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा हो, लेकिन अगर क्लास में आएगा तो फिजिकली तो पूरा उसको आना पड़ेगा। तो जिस तरह से किसी भी क्लास में बच्चा अगर आएगा तो फिजिकली कंप्लीट, और नहीं आएगा तो फिजिकली कंप्लीट नहीं आएगा। इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट पे भी जो चार्ज पाया जाता है वो पूरा। अब ये पूरे शब्द का मतलब क्या है, पूरे शब्द का मतलब है इंटीजर के फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि इंटीजर का मतलब होता है पूरा। देखो साहब कैसे होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज पाया जाता है वो कैसे पाया जाता है, वो पाया जाता है मेरे बेटे इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल। अच्छा भैया इंटीजर मल्टीपल किसका, तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अच्छा साहब,
तो Q इक्वल्स टू, Q का मतलब क्या है, चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। इंटीजर मल्टीपल जो शब्द लिखा है, इंटीजर मल्टीपल को मैंने n से शो कर दिया, और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो लिखा है मेरे बेटे उसको मैंने E से शो कर दिया। अच्छा साहब, अब चार्ज तो दो टाइप का होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस लगा देंगे, नेगेटिव होगा तो माइनस लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला अपने पास बन गया भाई। तो इसमें n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है इंटीजर, बोलना पड़ेगा साथ में, n का मतलब इंटीजर। अच्छा साहब, जैसे मान के चलो +1 +2 +3, हो सकता है 0, हो सकता है -1 -2 -3 एंड सोन एंड सोन एंड सोन। लेकिन n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, n की वैल्यू साहब फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू काय में नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 1/2 1/3 1/5 एंड सोन एंड सोन एंड सोन, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी E का मतलब क्या, एलिफेंट है? नहीं, E का मतलब है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। E का मतलब क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। साथ में बोलना पड़ेगा भाई साहब आपको, E का मतलब क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, इसको कैटेगराइज दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका, अगर चार्ज नेगेटिव है तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो इसको बोलते हैं चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, और 1 प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं E+ से, 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं E- से। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है लेकिन नेचर दोनों का अपोजिट है। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन नेचर दोनों का कैसा है भाई साहब, अपोजिट नेचर है। अच्छा साहब, इसी प्रिंसिपल को, इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा, इसके अंदर थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। तो देखिएगा आगे, समझिएगा इसको। तो ये तो था मेरे बेटे जो हमने सीखा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का क्वांटाइजेशन। कि भैया मिलन आधा अधूरा नहीं है, मिलन होगा तो पूरा पूरा मिलन करने अपने को। यानी बीबी मान के चलो तुम्हारी शादी हो जाए, अब बीबी तुम्हारी रह रही है मान के चलो दिल्ली में, तुम्हारी जॉब है मान के चलो आगरे में, तो मिलन पूरा पूरा थोड़ी है। या तो बीबी आगरे आ जाए या तुम दिल्ली पहुंच जाओ तो मिलन पूरा पूरा हो जाएगा। आगे बात बढ़ाते हैं थोड़ी सी। मान के चलो एक क्वेश्चन दे दिया गया तुमको, एक लल्लू सा क्वेश्चन दे दिया गया कि एक बात बताओ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है वो 1 कूलम्ब है, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना है मेरे बेटे, 1 कूलम्ब है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे। ठीक है साहब, तो हम जानते हैं क्या, अभी सीखा, Q इक्वल्स टू NE। Q की वैल्यू क्या है, 1 कूलम्ब है, और N अपने को निकालना है। E का मतलब क्या होता है, E का मतलब E रहने दो या तो अभी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1/E, यानी कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। और एक शॉर्टकट को हमेशा याद रखें इलेक्ट्रोस्टैटिक जब तक पढ़ें, 1/1.6 10⁻⁻19 अगर कहीं आ जाए तो माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, ये बार बार आएगा अभी क्योंकि न्यूमेरिकल्स में। तो इसकी जगह सीधी 6.25 इंटू 10⁻18 लिखने का, टेंशन नहीं लेने का, ये लिखने का। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके कितनी आएगी, 6.25 इंटू 10⁻18, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलम्ब चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें पाए जाते हैं। या यूं कह दो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो कितना है, 1 कूलम्ब का चार्ज है, एन फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए साहब। तो अपन ने ये सीखा, चार्ज की यूनिट अपन ने सीखी थी कूलम्ब बाबा, कूलम्ब बाबा ने बताया तो कूलम्ब है। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब बाबा ने काफी कुछ बोला। कूलम्ब बाबा ने क्या बोला, सबसे पहली बात कूलम्ब बाबा ने जो बोला उसको पॉइंट के फॉर्म में समझ लें। इनने जो लॉ दिया वो किस चीज के लिए दिया, फोर्स के लिए दिया। फोर्स कैसा हो सकता है दो चार्ज के बीच में, या तो अट्रैक्टिव हो सकता है दो चार्ज के बीच में फोर्स, या कैसा हो सकता है, रिपल्सिव। प्रीवियस लेक्चर को याद करो जिसमें बोला था एक लड़का हो एक लड़की हो, छोटी सी बेंच हो, गर्मी का मौसम हो, दोनों एक ही सीट पे बैठे हो, लड़का लड़की से चिपकने की कोशिश करेगा, यानी अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और एक लड़का और दूसरा लड़का बिठा दिया जाए तो लात मार के भगा देगा, सेम नेचर का चार्ज रिपेल ईच अदर, ये सिखाया हुआ था। तो अपोजिट नेचर के चार्ज में अट्रैक्शन होगा, सेम नेचर के चार्ज में रिपल्शन होगा।
दूसरी बात बता दें, हमेशा अट्रैक्टिव जो फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स कैसे आते हैं, नेगेटिव आते हैं, और जो रिपल्सिव फोर्स होते हैं मेरे बेटे, अगर रिपल्सिव फोर्स होंगे तो वो कैसे आएगा, उसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा साहब। अच्छा भैया, दूसरी बात इसने क्या बोला, पहले तो फोर्स बोला, कौन सा फोर्स बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बोला। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फोर्स यानी चार्ज रेस्ट में हो। दूसरी बात बोली कि जो चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, यानी नन्हे मुन्ने से चार्ज होने चाहिए, एक्सटेंडेड चार्ज नहीं होने चाहिए, रॉड नहीं हो, ऐसा नहीं हो, स्क्वायर नहीं हो, पॉइंट चार्ज हो, ठीक है। तीसरी बात बोली कि जो पॉइंट चार्ज कैसे हो, तो चार्जेस जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, चार्जेस एट रेस्ट में होने चाहिए, चार्जेस आप रेस्ट में होने चाहिए साहब चार्जेस, तब जाके बोला, ठीक है। फिर अगली बात कि इसका जो लॉ है वो क्या फॉलो करता है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, कूलम्ब्स लॉ, जो कूलम्ब्स का लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ किसने दिया था, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ न्यूटन बाबा ने दिया था। याद करो न्यूटन बाबा का ग्रेविटेशंस का लॉ, न्यूटन्स लॉ ने दिया था इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो उसको ये फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, यानी कि जो ये फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आएगा। अब देखे लेते हैं इसको क्या है, तो मान के चलो ये एक चार्ज है, ये भाई साहब मान के चलो दूसरा चार्ज है, ये कोई चार्ज मान के चलो मेरे बेटे Q1 है, इस चार्ज को अपन ने मान के चले भैया ये कोई चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो दूरी है दोनों के बीच में वो R है, ठीक है। तो इसने बोला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को Fe से शो करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी लगा के कंबाइन कर दें इसको, तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आ जाएगा साहब। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो सब जानते हैं कि भाई कांस्टेंट आता है, तो इसमें एक कांस्टेंट आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट आया, इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। अब जरा एक चीज चर्चा कर लें इसमें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसमें ये एप्सिलॉन नॉट जो बना हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब हवा या वैक्यूम, फ्री स्पेस बोल दो, एयर बोल दो, वैक्यूम बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 8.854 10⁻⁻12 चंपा चमेली का स्क्वायर अपॉन नरेंद्र मोदी का स्क्वायर। अब याद करने के लिए सिंपल सी बात, चंपा चमेली का स्क्वायर अपॉन नरेंद्र मोदी का स्क्वायर, वैसे तो इसको बोलते हैं कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन इसको याद करने के लिए चंपा चमेली का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन नरेंद्र मोदी का स्क्वायर। नरेंद्र मोदी बड़े काम की चीज है भाई साहब, प्रधानमंत्री है देश के, सम्माननीय व्यक्ति हैं। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आएगी, जब सॉल्व करेंगे 4 पाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 3.14 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हुए तो अपने सामने आ जाएगा 9 × 10⁻⁹, यानी इस पूरे आइटम की वैल्यू क्या आती है 9 × 10⁻⁹, और इसकी वैल्यू उल्टी हो जाती है नरेंद्र मोदी का स्क्वायर अपॉन चंपा चमेली का स्क्वायर। अब बात ये आती है कि एप्सिलॉन नॉट चीज क्या होती है। सर आपने तो बोला परमिटिविटी, किताब भी बोलती है परमिटिविटी, लेकिन ये ससुरी परमिटिविटी क्या चीज होती है, तो जरा इसको फील करना, समझते हैं इसको। जैसे मान के चलो तुम किसी गार्डन में गए, गार्डन का था चौकीदार, तुम कपल के संग गए। अब कपल का मतलब भाई एक लड़का एक लड़की के संग गया गार्डन में, उस लड़के ने चौकीदार को 100 रुपए दिए और बोला क्या भैया हम तुम्हारे इस गार्डन में बैठ के आपस में प्रेम मोहब्बत की कुछ बातें कर लें, या आपस में बैठ के कुछ लड़ाई कर लें आपस में बैठ के। तो उसने बोला हाँ भैया जाओ जाओ जाओ, 100 रुपए दिए, 1 घंटे में वापस आ जाना, 1 घंटे में आ जाना, नहीं तो भाई साहब चार्ज लग जाएगा, डंडा मारूंगा। तो उसने क्या किया, उस आदमी ने, उस लड़के ने, उस सुंदर से लड़के ने अपनी कपल के संग जब वो गया था तो उस चौकीदार से क्या मांगी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, परमिशन, कि भाई तुम्हारे अंदर बैठ के, उस गार्डन के अंदर बैठ के हम आपस में मोहब्बत कर लें कि नहीं कर लें। तो चौकीदार ने पैसे लिए, उसने बोली यहाँ परमिशन कर लो, तो जो परमिशन मांगी। इसी तरह से चार्ज जो होते हैं ये किसी ना किसी मीडियम में तो रखोगे। अब दुनिया में जो कॉमन मीडियम है वो हवा है, एयर है, तो एयर में रखा।
तो दो चार्ज जब आपस में मोहब्बत करेंगे या लड़ाई करेंगे, मोहब्बत यानी अट्रैक्शन, लड़ाई यानी कि रिपल्शन जब करेंगे, तो उस मीडियम से पहले परमिशन मांगेंगे कि भैया तुम्हारे अंदर बैठ के हम आपस में अट्रैक्शन कर लें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा लें या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा लें। तो जो परमिशन जो मीडियम देगा, वो परमिशन का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम बोल सकते हैं। एयर यूनिवर्सल मीडियम है, इसलिए अपन ने इसको ऐसा बोल दिया साहब। तो ये तो कूलाम्स लॉ जो आया है ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को शो कर रहा है। ठीक है भैया, अपनी बात अपने को समझ में आई, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड है। जबकि बात आ रही है फोर्स की, तो फोर्स तो साला वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यानी इसका वेक्टर फॉर्म भी सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सीखेंगे साहब, लेकिन उसको सीखने से पहले अपन एक चीज और सीखें, इसमें इसको थोड़ी सी बात और डिटेल में करें। तो जरा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करना, ये सारी बातें आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये कूलाम बाबा ने इतनी सारी बातें अपने को बताई, अपन को भी समझ में आ गई साहब, अच्छी बात है। अब अगली बात अगर इसमें सीखें तो इसको देखना, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपन ने देखा। थोड़ी सी इस पे बात अगर डिटेल में कर ली जाए तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या साहब, एफ ई की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक कोई कष्ट है क्या? बिल्कुल कष्ट नहीं है साहब, ये अपन ने देखा भी सीखा, कूलाम बाबा ने बोला। लेकिन ये वैल्यू कब आ रही थी? जब दो चार्ज काय में रखे हुए थे, एयर में रखे हुए थे। दो चार्ज काय में रखे थे? एयर में रखे थे। मान के चलो एयर के अलावा मैं कोई दूसरा मीडियम ले लूं, पानी ले लूं, तेल ले लूं, किसी घर में तेल का कुआं हो, तेल में चार्ज को रख दे, ग्लास में रख दे किसी चार्ज को, तो अगर मीडियम बदल दूं, एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम में चार्जेस को रख दूं, तो मैंने मान लिया कोई भी मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है, जनरल मीडियम मैंने मीडियम ही बोल दिया। तो एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/4πε0 जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई से फर्क पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई करने से वही बना रहेगा। लेकिन मतलब तो वही बना रहेगा, लेकिन इस 1 का एक सेंस है, वो अभी समझ में आ जाएगा। देखो, जब किसी मीडियम में लिखते हैं तो भाई जब चार्ज एयर में रखे थे तो एयर से परमिशन मांग रहे थे। अब किसी मीडियम में रखे तो तुमने पहले तो काय में रखे थे? एयर में, तो इतना तो माल लिखना ही पड़ेगा। लेकिन किसी मीडियम में रखे तो उस मीडियम से भी तो परमिशन मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? अरे तुम बताओ, मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे साहब परमिशन। तुम किसी घर में मेहमान बन के गए तो क्या सीधे जाके गेट में एक लात मारी हो भाई साहब, उसके सीधे बेडरूम में जाके घुस गए? ऐसा करते हो क्या? जी बिल्कुल नहीं। पहले बेल बजाओगे, बेल बजाने के बाद वो गेट खोलेगा, अंदर जाके तसल्ली से बैठोगे, चाय नाश्ता करोगे। अगर तुम अंदर ले जाने लायक व्यक्ति होगे तो वो ले जाएगा, नहीं ले जाने लायक होगे तो वहीं से कर देगा, जयराम जी की साहब ऐसे कर देगा। तो इसी तरह से जब दो चार्जों को एयर से हटा के किसी दूसरे मीडियम में रखा तो उस मीडियम से भी परमिशन मांगेगा। अगर उस मीडियम से परमिशन मांगेगा तो उसकी भी कुछ वैल्यू आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? जी बिल्कुल आनी चाहिए। तो 1/4πε0 और Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इतना तो एयर में था। जब किसी मीडियम में रखा तो उसको बोल दिया एप्सिलॉन आर, बोल दिया एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या चीज है? एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में चार्ज को रखा है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम भी है जिसको बोल देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो तुमने सुन रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। अब इसको या तो तुम एप्सिलॉन आर से शो करो या इसको के से शो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्सिलॉन आर लिखो या के लिखो, इट डजंट मैटर। अब एक बात बताओ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम की एप्सिलॉन आर है, इतनी वैल्यू किसी मीडियम में आ गई साहब। दो चार्जों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू किसी मीडियम में इतनी आ गई। अब इसमें जो 1 का मल्टीप्लाई किया ये क्या था? ये था रिलेटिव परमिटिविटी काई की? ऑफ एयर की या वैक्यूम की, ठीक है साहब। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 1 होती है। ये क्वेश्चन कई बार सीबीएसई बोर्ड के अंदर और भी रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के अंदर पूछा गया है। तो एयर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, और जिस मीडियम में होगा तो क्वेश्चन उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू उस मीडियम की देगा। अब अपन क्या काम करें,
इनका रेशियो चेक करें जरा, रेशियो देखें। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एफ ई मीडियम इक्वल्स टू, अगर मैं इतना आइटम देखूं तो क्या ये एफ ई एयर ही है, ये एफ ई एयर ही तो है साहब। तो ये है एफ ई एयर बटे, और उसका एप्सिलॉन आर लिख दो या के लिख दो, एक ही बात है। तो मैंने देखा कि एफ ई मीडियम अपॉन एफ ई एयर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर, उसकी वैल्यू क्या आती है 1 अपॉन के। मैंने के लिख दिया, तो मैं एप्सिलॉन आर भी लिख लो। कई बच्चों को ये चीज डाउटफुल लगती है, इंपॉर्टेंट है ये जो चीज है मेरे बेटे, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये अपन ने देखा कि जब चार्जों को किसी मीडियम में रखेंगे और एयर में रखे हुए थे तो मीडियम और एयर का रेशियो 1 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर आता है। इसको नोट करें बेटा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं साहब, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमने सीखा कि एफ ई मीडियम और एफ ई एयर का जो रेशियो है वो इतना था। अब मान के चलो तुमसे बोला क्वेश्चन एक बोल दिया गया सिंपल सा कि भाई दो चार्जों को जब एयर में रखा था तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू मान के चलो 80 न्यूटन थी। फोर्स तो न्यूटन होता है, यूनिट न्यूटन बाबा ने बताया। अब बोला कि इन चार्जेस को उठा के हमने काय में रख दिया, वाटर में रख दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81 दे दी। और तुमसे बोला कि उस मीडियम में, उस वाटर के अंदर कितना फोर्स लगेगा, एफ ई वाटर में जब निकालें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कितना उन चार्जों के बीच में फोर्स लगेगा ये बताओ। तो बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है, अपन जानते हैं एफ ई मीडियम अपॉन एफ ई एयर इक्वल्स टू 1 अपॉन के। तो एफ ई मीडियम वाटर है यानी H2O इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन के इंटू एफ ई एयर, बिल्कुल निकाल सकते हैं साहब इसका यूज करके। तो क्या करें इसमें, 1 अपॉन के की वैल्यू कितनी है 81 और इसकी वैल्यू कितनी थी 80। तो ये अपने पास आंसर आ गया, यानी एफ ई, ये इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं ना, इसमें दिक्कत क्या है, इसकी वैल्यू क्या कर लो साहब, क्या कर लो, इसकी वैल्यू 81 ही कर लो, या इसकी वैल्यू कर लो, कितनी कर लें साहब, क्या करें, इसकी वैल्यू कर लेते हैं मान के चलो 100 न्यूटन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 81। अब जो कट सकता है काट दो, नहीं कट सकता कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। एफ ई वाटर में जो आंसर आ जाएगा साहब वो कितना आ जाएगा 100 अपॉन 81। अब इसको तुम काटते रहना यार, ठीक है। अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि साहब ये कॉन्सेप्ट है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन ने ये सीखा कूलाम्स लॉ, लेकिन ये तो कूलाम्स लॉ का मैग्नीट्यूड था, लेकिन कूलाम जो लॉ है वो तो फोर्स के बारे में बताता है। तो साला फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी सीखना पड़ेगा जी, बिल्कुल सीखना पड़ेगा। आइए मिलके सीखें वेक्टर फॉर्म इसका कूलाम्स लॉ का। तो समझना वेक्टर फॉर्म क्या होता है। कूलाम बाबा ने बेसिकली मालूम है क्या किया था, कूलाम बाबा ने न्यूटन बाबा को कॉपी कर लिया, पूरा डिट्टो उठा के कॉपी कर लिया, छाप दिया न्यूटन को। उसने तो कांस्टेंट तक कॉपी कर लिया था, लेकिन हेनरी कैवेंडिश साहब ने बोला कि भैया न्यूटन बाबा का लॉ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के लिए है, क्योंकि ग्रेविटेशन में तो सिर्फ अट्रैक्शन होता है। न्यूटन बाबा बोलते थे कि हर चीज में मोहब्बत होती है, बस सिर्फ मोहब्बत और मोहब्बत होती है। लेकिन कूलाम ने बोला कि यार इसमें तो लड़ाई भी होती है, चार्ज में तो लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि चार्ज तो मास का गुण है और मास में मोहब्बत होती है, लेकिन चार्ज रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों शो कर सकता है। तो उन्होंने बोला भैया कांस्टेंट तो बदल, तो उसने कांस्टेंट फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया। आगे सीखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम बाबा के जो लॉ है उसकी वेक्टर फॉर्म सीखते हैं। तो एक चीज समझना, इसका जो लॉ था एफ ई, या ऐसे ही लिखा रहने दो, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। एफ ई जो था वो कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, दो चार्ज अगर मेरे पास इस तरीके से रखे गए हैं, एक चार्ज है Q1 एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। अगर कोई पार्टिकल, अगर ये नहीं मालूम तो सुन लेना ध्यान से, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जब वो जा रहे हैं तो यहां से लेके आके इसकी डिस्टेंस को, चली हुई दूरी को या तो डिस्टेंस बोल दो
या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, दोनों का मतलब सेम है। अगर लेकिन ये दूसरा कोई पाथ पे मोशन करता, सर्कुलर मोशन करता है और कोई पाथ पे मोशन करता, तो डिस्टेंस का मतलब अलग हो जाता और डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाता शॉर्टकट, यानी इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से नाक की सीध में जोड़ दो, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता। लेकिन इधर तो भाई दो चार्ज बिल्कुल आमने सामने रखे हैं, लीनियर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले एक ही बात है। तो भाई साहब ये सर क्यों बता रहे हो, तो उसका लॉजिक सुनना। किसी भी स्केलर फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसके फॉर्मूले में आने वाली डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में कागज के ऊपर बिल्कुल स्पेशल पॉइंट करके लिख लेना, क्योंकि हर जगह काम आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, IIT JEE में भी आएगा, नीट में भी आएगा और बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। तो क्या है भाई साहब, किसी भी स्केलर फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उस फॉर्मूले में आने वाली डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं साहब। तो इसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। यूनिट वेक्टर क्या है, डिस्टेंस क्या है, r। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है इसका, r कैप को कैसे लिख सकते हैं, r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, r वेक्टर अपॉन r मैग्नीट्यूड, कैसे भी लिखते हैं। तो इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वेक्टर फॉर्म बन गई। अगर इसके ऊपर ये वेक्टर फॉर्म बन गई तो वेक्टर का चिन्ह लगा दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे r स्क्वायर, और ये बन जाएगा r वेक्टर अपॉन r। तो ये क्या बन जाएगा साहब, ये एफ ई वेक्टर की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन, और ये हो जाएगा r क्यूब, और ये बन जाएगा r वेक्टर। ये बन गई वेक्टर फॉर्म, कूलाम लॉ की वेक्टर फॉर्म इस तरीके से बन गई। अब अगर बहुत ध्यान से देखें तो इस डायग्राम को जरा समझना, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना। साहब मान के चलो ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 था, ठीक है। इन दोनों को मान के चलो भाई साहब, इस पे लग रहा था पहले पे, दोनों मान के चलो सेम नेचर के चार्ज, तो दूसरे वाले चार्ज ने इसको दूर भगाने की कोशिश की, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे लगा, पहले पे। किसने लगाया, दूसरे ने। इसको इसने भगाने की कोशिश की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप किस पे लगा, दूसरे पे। किसने लगाया, पहले ने। तो Fe12 जब लिखूंगा, Fe12 तो कैसे लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r क्यूब लिख दो और r वेक्टर लिख दो। अब r में 1-2 लिखूं या 2-1 लिखूं, तो एक बात बताओ, जब पहले पे फोर्स लगा, दूसरे ने लगाया, ठीक है, तो दूरी जब चलेंगे तो यहां से लेके यहां तक ही तो चलेंगे, तो डिस्टेंस 2 से चलना शुरू हुआ होगा पहले की तरफ फोर्स। मान के चलो फोर्स आदमी होता तो ये इस पे लगाता, तो चलने की शुरुआत यहीं से तो करता, तो डिस्टेंस लिखेंगे तो 2 से लेके 1 तक, और जब इसके लिए लिखेंगे इस 1-2 के लिए, तो ये क्या लिखेंगे, r भाई ये क्या लिखेंगे, सेकंड पे लगा तो 1 से लेके 2 तक, तो F12 लिखेंगे, तो इधर क्या लिख देंगे 2-1, क्योंकि फोर्स पहले पे लगाने के लिए दूसरे से चलना शुरू हुआ होगा, और ये 2-1। इसी तरीके से अगर मैं ये लिख दूं Fe की वैल्यू 2-1 की वैल्यू लिखूं, तो वो क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r क्यूब, और ये साहब r वेक्टर 1-2-1 है, इधर 1-2 लिख दें। ये अब हमने देखा कि भैया इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम आएगा, क्योंकि फोर्स तो दोनों के बीच में आपस में ही लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की कैसी है, अपोजिट है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो 1 से 2 पे लगा, 2 से 1 पे लगा, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 से 1 पे लगा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट रहेगी। इसका मतलब F इलेक्ट्रोस्टैटिक 1-2 प्लस F इलेक्ट्रोस्टैटिक 2-1 की वैल्यू बराबर में 0 आएगा। इसका मतलब क्या होता है, जब भी ऐसा लिखा मिले, इसका मतलब है कि ये फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा, एक दूसरे पे अगर एक्शन करेगा तो दूसरा पहले पे रिएक्शन करेगा। हमेशा इस बात को याद रखें कि एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं होते। एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे पे अगर एक्शन किया तो दूसरा पहले पे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो ये अपन ने सीखा वेक्टर फॉर्म। तो ये वेक्टर फॉर्म था कूलाम्स लॉ का, अपन ने इसको कूलाम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को देखा। तो क्या क्या सीखा इसमें, स्केलर फॉर्म क्या होता है, मीडियम का इफेक्ट क्या होता है, कूलाम्स लॉ में क्या क्या सीख चुके हैं। कूलाम लॉ क्या है,
मीडियम का इफेक्ट क्या याद करो, एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मालूम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, सोचा है क्या? डाई मतलब दो, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, दो चार्जों का बीच का कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों चार्ज मीडियम में जब रखे जाएंगे तो परमिशन मांगेंगे, जो परमिशन मांगेंगे उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं या परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो ये अपन ने सीखा, यानी इसी के साथ कूलम्ब्स लॉ अपना कंप्लीट पूरी तरह से हो गया। आगे देखते हैं आगे का टॉपिक, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो मेरे बच्चों।